तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो जिस तरह से कल जनादेश आया, उसके बाद उम्मीद से परे एनडीए के लिए ये जनादेश रहा, तो वहीं इंडिया गठबंधन इस जनादेश से खुश भी नजर आया। हालांकि कुछ हाथ ज्यादा नहीं लगा, लेकिन उसके बावजूद विपक्षी खेमे में ज्यादा खुशी देखने को मिली है, क्योंकि कहीं ना कहीं 232 के करीब इंडिया गठबंधन एक साथ नजर आ रहा था। तो दूसरी तरफ अगर एनडीए की बात कर ले तो 290 के आसपास ये सीट लगातार नजर आ रही थी कल से। हालांकि 292 तक का ये आंकड़ा पहुंच गया है। हमारे साथ संवाददाता भी जुड़ चुके हैं ग्राउंड जीरो से। राघवेंद्र प्रताप सिंह स्टेट हेड हमारे साथ उत्तर प्रदेश से जुड़ चुके हैं। ईशा ठाकुर हमारे साथ चंडीगढ़ से, इसके साथ ही बदायूं से नियाजी खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, आपसे शुरुआत करते हुए, क्योंकि कल से ही चर्चा इस बात की हो रही है कि जिस तरीके से परिणाम सामने आया उसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी, ना विपक्ष ने ना ही पक्ष ने। जहां एनडीए की बात करते हैं, उम्मीदें बहुत ज्यादा थी और कहा जा रहा था कि एक तरफा ये पूरा चुनाव रहा है, लेकिन जो रिजल्ट आया, जो परिणाम आया, वो ये बताता है कि जनता के बीच शायद अब वो बीजेपी और एनडीए की लहर उतनी नहीं रही, या जनता के बीच कुछ चीजों को लेकर नाराजगी देखने को मिली थी। बिल्कुल ऋतु, हम अगर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात करें तो जिस तरह से मतलब अति आत्मविश्वास से लबरेज भारतीय जनता पार्टी जिस तरह चुनाव मैदान में गई थी, पुराने प्रत्याशियों को फिर से, पुराने जो सांसद थे, सिटिंग सांसद थे, उनको मैदान में उतारना, और जनता की जो उनके प्रति नाराजगी थी वो भी भारतीय जनता पार्टी पे भारी पड़ी, क्योंकि जनता बार बार मोदी के नाम पे, उनके चेहरे पे इन सांसदों को अब जिताने के मूड में नहीं थी। इसके अलावा हम बात कर लें, जिस तरह से बीच चुनाव में जेपी नड्डा का बयान आया कि हमें संघ की जरूरत नहीं है, अटल बिहारी वाजपेयी वाली भाजपा को संघ की जरूरत पड़ती थी, हम अकेले ही पर्याप्त हैं, और जिस तरह केवल मोदी की गारंटी की बात की जा रही थी, वो भी भारतीय जनता पार्टी पे भारी पड़ा है। और वोट परसेंटेज जो कम हुआ उसका एक कारण ये भी है, जहां तक जानकारी मिल रही है, कि जो संगठन संघ के लोग थे वो लोग भी मतदान करने नहीं निकले। इसके अलावा हम बात कर लें, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में राम मंदिर को भुनाने का प्रयास कर रही थी, वो राम मंदिर की हवा उत्तर प्रदेश में भी देखने को नहीं मिली। हालांकि मतदाताओं से जब बात किया जा रहा था तो राम मंदिर को मुद्दा बताते हुए तो दिखाई दे रहे थे, लेकिन जब अपने मत का प्रयोग किया तो राम मंदिर मुद्दा दिखाई नहीं दिया। इसके अलावा जो जानकारी मिल गई है, जब टिकटों का बंटवारा हुआ तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बहुत गुड फेथ में नहीं लिया गया, उनके अनुसार टिकट वितरण नहीं हुआ, ये भी एक कारण हो सकता है। इसके अलावा हम अगर इंडिया गठबंधन की बात कर लें, जिस तरह समाजवादी पार्टी के नेता और कांग्रेस के नेता द्वारा लगातार ये कहा जाता था कि संविधान छीन लिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा, संविधान बदल दिया जाएगा, हमें लोकतंत्र बचाना है, हमें संविधान को बचाना है, ये जनता को थोड़ा सा रास आया। इसके अलावा जो अग्निवीर योजना थी, जिसको लेकर कांग्रेस बार बार कहती थी कि हम अग्निवीर योजना को समाप्त करेंगे और अस्थायी नियुक्तियां करेंगे, इसके अलावा जो 1 लाख रुपये देने की बात थी, आज कांग्रेस दफ्तर में बड़ी बड़ी लाइनों में महिलाएं दिखी, जो उस गारंटी कार्ड को लेकर गई थी, जो कांग्रेस की गारंटी के रूप में उनको दिया गया था कि इस कार्ड को लेकर आप आएंगी, चुनाव बाद आपको 1 लाख रुपये मिलेगा। तो ये जो कारण थे, एक ये कह लीजिए कि चुनाव में लोक लुभावन जो वादे होते हैं, ये भी इंडिया गठबंधन के पक्ष में गया। और जिस तरह अग्निवीर योजना को लेकर, और जिस तरह अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में पेपर लीक की बात, नियुक्तियां न होने की बात, भर्ती आयोगों द्वारा जिस तरह से सारे पेपर पेंडिंग पड़े हुए थे, उसकी आवाज जिस तरह से उठा रहे थे, तो युवाओं में भी एक रोष देखने को मिला। और इसके अलावा गरीबों का जो वर्ग था, प्राय ऐसा देखा गया कि लाभार्थियों का जो खास करके अल्पसंख्यक जो थे, उनको आवास, शौचालय, चाहे जितनी सुविधाएं मिली हो, लेकिन उस बूथ पे जब चेक किया गया तो वहां पे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उनके द्वारा मतदान नहीं किया गया था। तो एक जो लाभार्थियों का वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी जिस विश्वास पे चलती थी, उसमें भी सेंध लगाने का काम इंडिया गठबंधन द्वारा किया गया। और इंडिया गठबंधन जिस तरह से बार बार चुनाव में हर जगह जाने में, रैलियों में, रोड शो में, नुक्कड़ सभाओं में संविधान, लोकतंत्र बचाने की बात कर रही थी, आरक्षण बचाने की बात कर रही थी, और भारतीय जनता पार्टी द्वारा उन शब्दों पे जिस तरह से जवाब नहीं दिया जा रहा था, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। और इसके अलावा
जिस तरह अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 2 महीने बाद 3 महीने बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बदल दिया जाएगा, इन लोगों ने यहाँ मुख्यमंत्री बदले, और ऐसे में पीएम मोदी द्वारा उसका जवाब न आना, 2-3 दिन बाद जेपी नड्डा से बयान दिलाना, ये भी भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ा है। इतना जरूर है कि गंभीर आत्ममंथन का समय है ये भारतीय जनता पार्टी के लिए कि वो तीसरी लहर में जहां 400 पार का नारा दे रहे थे, 300 भी नहीं पहुंच पाए। इस पे गंभीर आत्ममंथन करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, अपने टिकट बंटवारे पे भी और अपनी कार्यशैली पे भी, और नेताओं के जो एक बात आ रही कि इनका अहंकार बहुत बढ़ गया था, उस पे भी एक बार विचार जरूर करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं ये सारी वजहें एक साथ जब मिली है और जनता के सामने चूंकि उनके बुनियादी मुद्दे भी बहुत ज्यादा हावी हो रखे थे और कहीं ना कहीं उन मुद्दों पर जाते हुए जनता ने मतदान किया और उसका परिणाम सबके सामने है। चंडीगढ़ और लगातार हरियाणा को लेकर भी चर्चा करेंगे, ईशा आपके पास आएंगे, लेकिन उस बीच वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो लगातार कल आए जनादेश के बाद कहीं ना कहीं पूरे राजनीतिक दल में खलबली है, इसके साथ ही पूरे देश में भी हलचल देखने को मिल रही है। चुनाव परिणाम से बहुत लोग खुश नजर आए तो कहीं निराशा भी देखने को मिली है। हालांकि इस चुनाव परिणाम के पीछे वजह क्या थी, इसका आकलन लगातार हमारे संवाददाता जो ग्राउंड जीरो पर मौजूद है वो बता रहे हैं। ईशा हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़ी हुई है। ईशा, जिस तरह से परिणाम आए हैं विपक्ष तो उससे खुश नजर आया है, लेकिन जहां पर एनडीए की बात कर लेते हैं, चंडीगढ़ सीट भी उनके हाथ से चली गई। हरियाणा में 10 का 10 दावा कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद 5 सीटें उन्हें हारनी पड़ी। कहीं ना कहीं इसके पीछे कई वजहें भी सामने आ रही है, क्योंकि देखिए हरियाणा में तो इतने राजनीतिक परिवर्तन भी देखने को मिले और माना जा रहा था कि इस परिवर्तन से बीजेपी को लाभ मिलेगा लोकसभा चुनाव में, लेकिन ये तो उल्टा ही होता जा रहा है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से चुनाव से पहले बीजेपी को लग रहा था कि 400 पार का जो नारा दिया गया है वो ज़रूर पूरा होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी ऐसा लग रहा था, लेकिन जिस तरीके से मोदी की गारंटी और श्री राम के नारे के साथ उत्तरी भारत में भारतीय जनता पार्टी उतरी थी, जिस तरीके के नतीजे वो चाहते थे उस तरीके के नहीं मिले और वही भावुकता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर बीते कल देखी गई थी, जब वो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में कार्यकर्ताओं को संबोधित करने भी पहुंचे थे। लेकिन अगर हम यहाँ उत्तरी राज्य में खास तौर से अगर हम पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ की बात करें तो देखिए जो शहरी वोट हैं वो ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी के खाते में पड़ती हैं, लेकिन वोटिंग परसेंटेज जिस तरीके से कम रहा है उसका असर भी इस वोट में इसमें देखने को मिला है कि बीजेपी को जो नुकसान है वो उठाना पड़ा है, क्योंकि बीजेपी को शहरी वोट ज़्यादा पड़ती है। पंजाब की बात करें, पंजाब में भी शहरी वोट बीजेपी को बहुत ज़्यादा पड़ती है और हरियाणा में भी और साथ ही साथ चंडीगढ़ में भी, लेकिन मतदान प्रतिशत जिस तरीके से कम रहा, शहरों से लोगों ने मतदान कम किया, उसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ा। अगर हम चंडीगढ़ की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस के उम्मीदवार मनीष तिवारी थे, उन्हें आम आदमी पार्टी ने समर्थन दिया हुआ था। कॉलोनियों की वोट आम आदमी पार्टी के जो समर्थन में और कांग्रेस के समर्थन में बहुत ज़्यादा मनीष तिवारी के फेवर में पड़ी थी, लेकिन यहाँ का जो जीत का मार्जिन है वो बहुत ही कम है। 2508 वोट से हारे हैं बीजेपी के संजय टंडन, लेकिन ये ज़रूर कहा जा सकता है कि बीजेपी बहुत ही ज़्यादा आत्मविश्वास के साथ यहाँ पर लड़ रही थी। उन्हें लग रहा था कि जो हार का मार्जिन भी रहेगा वो 50,000 से ज़्यादा ही रहेगा और यही वजह है कि ओवर कॉन्फिडेंस के चलते भी कॉलोनियों की तरफ जिस तरीके से उन्हें चुनाव प्रचार करना चाहिए था उस तरीके से उन्होंने चुनाव प्रचार नहीं किया। हालांकि यहाँ पर भी श्री राम के नारे ज़रूर लगाए गए थे, लेकिन 10 साल से जिस तरीके से यहाँ पर बीजेपी की सांसद रही हैं किरण खेर, उनको लेकर जनता काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थी, क्योंकि वो लोगों के बीच में बहुत कम ही जाती थी। और दूसरी तरफ अगर हम हरियाणा की तरफ जाते हैं, हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में लोकसभा के तारीखों के ऐलान से ठीक पहले मुख्यमंत्री को यहाँ पर बदला जाता है, ओबीसी समुदाय के मुख्यमंत्री को यहाँ पर बनाया जाता है, नायब सिंह सैनी को। लेकिन देखिए इस बार जो जाट है वो एकजुट होकर उन्होंने वोट डाला है।
हरियाणा में भी शहरों में बीजेपी को वोट जो परसेंटेज है बीजेपी की बहुत कम रही है। शहरों में मतदान कम पड़ा है भारतीय जनता पार्टी को, और इसी के साथ ही जो जाट समुदाय का जो वोट बैंक है एकजुट होकर कांग्रेस के खाते में गया है। जेजेपी को 2019 में जाटों ने कांग्रेस से हटकर जेजेपी के खाते में दिया था, और कहीं ना कहीं बीजेपी के विरोध भी वो वोट जेजेपी को पड़े थे, लेकिन जेजेपी ने जिस तरीके से बीजेपी से गठबंधन किया उसी का विरोध जेजेपी को भी यहाँ पर सहना पड़ा। और बीजेपी की अगर बात करें, और साथ ही दूसरा मुद्दा यहाँ पर जो बड़ा रहा है वो किसानी का रहा है। राहुल गांधी हरियाणा भी पहुंचे और पंजाब भी पहुंचे। उनकी तरफ से जो घोषणा की गई उनका यही कहना था कि एमएसपी का अगर कांग्रेस आती है तो एमएसपी की कानूनी गारंटी आपको दी जाएगी, किसानों के सभी कर्जे माफ किए जाएंगे। और हरियाणा और पंजाब की बात करें तो यहाँ पर बड़े स्तर पर बड़े तबके पर जो किसानी है वो खेती करते हैं। किसान आंदोलन जब हुआ था, बड़े स्तर पर जो किसान दिल्ली की सीमाओं पर बैठे थे वो पंजाब और हरियाणा के ही थे। किसानों से जिस तरीके के वादे किए गए, बीजेपी की तरफ से उन्हें मनाने की कोशिश नहीं की गई, ये खामियाजा उठाना पड़ा। और तीसरी बड़ी बात यहाँ पर देखने को मिली है, बीजेपी के नेताओं ने ही अपने ही नेताओं के विरुद्ध यहाँ पर काम किया है। सिरसा सीट की बात करें, वहां पर अशोक तंवर को टिकट दी गई थी, जो कि हाल ही में आम आदमी पार्टी से शामिल हुए थे भारतीय जनता पार्टी में। सुनीता दुग्गल जो कि मौजूदा सांसद रही हैं, 2019 में जीती थी, उनका टिकट काटा गया। और वहां के जो स्थानीय नेता हैं उन पर ही देखिए चुनाव रिजल्ट से पहले ही सिरसा की रिपोर्ट दे दी गई थी मुख्यमंत्री को, और ये कहा गया था कि यहाँ पर जो सीट है वो फंसी हुई है क्योंकि बीजेपी के कई नेताओं ने इस सीट पे विरोध में काम किया है और कांग्रेस को इसका फायदा पहुंचेगा। दूसरी तरफ अगर हम हिसार सीट की बात करें, वहां पर भी रणजीत सिंह चौटाला को टिकट दी गई, जो कि निर्दलीय विधायक चुने गए थे। समर्थन भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने दिया और उन्हें जेल मंत्री और बिजली मंत्री बनाया गया था, लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान देखिए बहुत सारी वजहें थी जहां पर लगातार काटी गई, जिस तरीके से अंदर खेमे में भी नाराजगी देखने को मिल रही थी। इसके साथ ही कहीं ना कहीं कुछ कमियां चुनाव प्रचार में भी देखने को मिली है, जिसका जिक्र राघवेंद्र उत्तर प्रदेश में भी कर रहे थे, और उसी का नतीजा आज शायद एनडीए के पक्ष में नहीं आया है। लौटूंगी लगातार, नियाजी आपके पास भी आऊंगी, बदायूं की क्या कुछ स्थिति है वो भी जानूंगी, लेकिन इस बीच वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो लगातार ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, जो लगातार ग्राउंड जीरो पर इस वक्त जनादेश के पक्ष में किस तरह का माहौल है वो बता रहे हैं। नियाजी आपके पास आते हुए, चूंकि बदायूं की स्थिति जहां 5 सालों तक बीजेपी का वहां कब्जा रहा, उसके बाद एक बार फिर से समाजवादी पार्टी ने अपने गढ़ पर परचम लहराया और उस गढ़ को छीना है बीजेपी से। क्या कुछ स्थिति वहां पर देखने को मिली? नियाजी नियाजी हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? ठीक है, नियाजी के पास मैं लौटूंगी और बदायूं की स्थिति जानूंगी। राघवेंद्र आपके पास आते हुए, चूंकि बदायूं का भी जिक्र हो रहा है, तमाम सीटें जो बीजेपी ने समाजवादी पार्टी से छीनी थी और लगातार ये कहा जा रहा था कि अब उत्तर प्रदेश में गढ़ नाम की कोई चीज नहीं रह गई है, क्योंकि तमाम गढ़ों पर किस तरह से चाहे वो बीजेपी का कब्जा हो या फिर समाजवादी पार्टी का कब्जा हो देखने को मिला था। लेकिन एक बार फिर से समाजवादी पार्टी ने ये दिखा दिया है कि जो गढ़ था वहां पर अभी भी उनका वर्चस्व किस तरह से कायम है और उन्होंने दोबारा उन जगहों पर परचम लहराया है। बिल्कुल ऋतु, अगर हम बदायूं की बात करें तो हमें याद करना होगा कि जब टिकट बंटवारा चल रहा था तो पहले शिवपाल यादव को यहाँ टिकट दिया गया था समाजवादी पार्टी द्वारा, फिर टिकट काटकर उनके बेटे आदित्य यादव को टिकट दिया गया। उस समय ये चर्चा चली कि जिस तरह से ये टिकट बार बार बदल रहे हैं, इसका खमियाजा समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। लेकिन इंडिया गठबंधन जिस तरह से काम किया, साइलेंटली जिस तरह से वर्क किया, हम चाहे पीलीभीत की बात कर लें, बदायूं की बात कर लें, या हम बात अगर सुल्तानपुर की करें तो सुल्तानपुर में भी जिस तरह से मेनका गांधी को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा और वहां के वीरभद्र सिंह उर्फ सोनू को समाजवादी पार्टी 2 दिन पहले मतदान के अपने पास लाई। तो पीलीभीत का, और अगर हम बात कर लें यहाँ पे
बदायूं और सुल्तानपुर। तो इन जी। जितनी सीटें हैं वहां पे इंडिया गठबंधन बहुत समझदारी से इस बार चुनाव लड़ा और यही कारण है कि उसे बदायूं में भी जीत का देखने को मिली और सुल्तानपुर में जीत देखने को मिली। इतना ही नहीं, अगर हम बात कर लें अयोध्या की, तो जिस तरह से समाजवादी पार्टी के बगावत करके और भारतीय जनता पार्टी के अनुसार चलने वाले नेताओं की बात कर लें, हम चाहे राकेश प्रताप सिंह की बात करें, अभय सिंह की बात करें, तो अमेठी से लेकर के अयोध्या से लेके सुल्तानपुर से लेके और रायबरेली तक की मैं बात करूंगा कि रायबरेली से लेकर और बदायूं तक ये वो सीटें हैं जहां पे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने बहुत ही सूझबूझ के साथ चुनाव लड़ा और इसीलिए इन सीटों पे अपना पुराना वर्चस्व वापस भी पाया। और खास करके आपने जो जिक्र किया बदायूं का, वो बेहद खास हो जाता है क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि अब आदित्य यादव आए हैं तो वहां पे लड़ाई कमजोर हो गई है समाजवादी पार्टी की। लेकिन जब रिजल्ट आए, जब परिणाम आए तो चौंकाने वाले। वैसे तो पूरा उत्तर प्रदेश का जब आया रिजल्ट तो पूरा चुनाव परिणाम ही चौंकाने वाला था।